नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान के अंतर्गत रूप प्रक्रिया का स्वरूप और उसकी शाखाएं। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रूप प्रक्रिया की। रूप प्रक्रिया क्या है? शब्दों से पद बनाने की प्रक्रिया को रूप प्रक्रिया कहते हैं। यानी हमारे पास वर्णों से बने हुए शब्द हैं और उन शब्दों से जब हम पद बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रूप प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना की परिभाषा है। ये क्या कहते हैं कि सार्थक ध्वनियों के समुच्चय को रूप कहते हैं। जो सार्थक ध्वनियाँ मिलकर समुच्चय बनाती है, एक समूह बनाती है, उसको क्या कहेंगे? रूप कहते हैं। डॉक्टर नरेश मिश्र, भाषा की लघुतम महत्वपूर्ण इकाई जो स्वनिम समुदाय को सार्थक स्वरूप प्रदान करती है उसे क्या कहेंगे? रूप कहते हैं। स्वनिम समुदाय यानी जो सबसे छोटी इकाई है उसको सार्थक रूप जब प्रदान कर दिया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? रूप कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। कि ऐसा जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने के योग्य हम बना लेते हैं और उससे हम जिन पदों की रचना करते हैं वो संयुक्त करने का जो तरीका है उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। और वो पद क्या है? रूप प्रक्रिया। तो हम ये जानते हैं कि रूपों से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वाक्य रूपों की एक सार्थक और व्यवस्थित समष्टि है। जब हम रूप प्रक्रिया की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने वाक्य के अर्थ तत्व और संबंध तत्व उभर कर आते हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि शब्दों से किस प्रकार पदों की रचना की जाती है और जो ये रचना की प्रक्रिया है इसे ही रूप प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कुछ शब्द दे दिए जाएं, जैसे मोहन, घर, पुत्र, खरीदना। तो ये अगर शब्द आपको दिए जाएंगे तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इन्हीं को अगर हम सिलसिलेवार तरीके से एक पद की रचना के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे मोहन के पुत्र ने घर खरीदा, तो इस तरह से अगर हम इसको सिलसिलेवार तरीके से लगाते हैं तो ये क्या, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसे हम रूप प्रक्रिया कहेंगे। तो ये पदों की रचना की एक विशेष प्रक्रिया होती है, रूप प्रक्रिया। रूप प्रक्रिया की अगर शाखाओं की बात करें तो इसकी मुख्यतः 4 शाखाएं हैं। इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है रूप शाखा, उसके बाद है रूपिम विज्ञान, उसके बाद है रूप स्वनिम विज्ञान, उपरूप अथवा संरूप। ये 4 शाखाएं हैं जिसमें रूप प्रक्रिया को बांटा जा सकता है। लेकिन जो मुख्य शाखा है वो रूप शाखा है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। रूप शाखा की प्रमुख उपशाखाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर रूप शाखा है। और रूप शाखा के अगर हम भेद यहाँ पर देखें तो उसमें, या इनकी उपशाखाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है रूप। रूप क्या है? देखिए, जो सार्थक ध्वनियों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि जो ध्वनियाँ सार्थक है या जो लघुतम इकाई है वो क्या है? रूप है। जब सार्थक ध्वनियों से रूप बनता है उसी रूप को शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्दों से जो एक पद की रचना करते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यानी जब उन सार्थक शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पद कहा जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो रूप के 2 भेद होते हैं, एक तो शब्द और दूसरा क्या है? पद। यहाँ पर हम सबसे पहले शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? कि शब्द संस्कृत की शब्द धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ये क्या है? शब्द है। परिभाषिक रूप से अगर देखें तो शब्द संक्षिप्त सार्थक ध्वनियों के समूह का ही नाम है। यानी ये ध्वनियाँ संक्षिप्त होती है लेकिन सार्थक होती है। संसार में सभी रूप, पदार्थों आदि के नाम अवश्य, या अगर हम बात करें तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो शब्द के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उनके लिए अवश्य ही कोई ना कोई शब्द निर्धारित किया गया है। तो उनके लिए जो हम नई ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, नए शब्दों का निरंतर निर्माण हो रहा है और शब्दकोश में उनको शामिल किया जा रहा है। तो ये वो शब्द हैं जो शब्दकोश में होते हैं और सार्थक होते हैं। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं तब हम उन्हें पद कहते हैं। शब्दों के भेद भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग भागों में बांटा है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें यास्क की, जो आचार्य यास्क हुए हैं
इन्होंने शब्दों को 4 भागों में बांटा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो नाम, दूसरा क्या है? आख्यात, तीसरा क्या है? उपसर्ग, और चौथा क्या है? निपात। ये आचार्य यास्क ने 4 भागों में इसको विभाजित किया है या 4 वर्गों में बांटा है। इसके बाद अगर पाणिनि की बात करें, पाणिनि मानते हैं कि इसके 4 भाग किए जा सकते हैं, लेकिन उनके नामकरण अलग हैं। ये कहते हैं कि पहला तो ये मानते हैं प्रतिपादिक, दूसरा धातु, तीसरा सुबंत और चौथा तिड़ंत। ये अलग 4 नामों से इनको सुशोभित करते हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो हिंदी में रचना की दृष्टि से शब्द 3 माने गए हैं। वो कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये किसकी दृष्टि से हैं? ये रचना की दृष्टि से हिंदी में 3 शब्द माने गए हैं। अगर हम उद्धव स्त्रोत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर शब्दों के 5 भेद किए जाते हैं जहाँ से इनका उद्भव हुआ है, यानी जहाँ से आगमन हुआ है। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज या विदेशी, और 5वां क्या है? शंकर। यानी दोनों का, देशज और विदेशज शब्दों का मेल जो है वो शंकर में आता है। यानी जहाँ से शब्दों का उद्भव हुआ है उसके आधार पर हम इसको 5 भागों में या 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर देख, एकार्थक और अनेकार्थक, क्योंकि 2 ही तरह से, एक अर्थ देने वाले और अनेक अर्थ देने वाले। इसके साथ साथ रूपांतर की दृष्टि से अगर देखें तो भी शब्दों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, विकारी और अविकारी। आगे चलकर इन दोनों के ही 4-4 उपभेद हो जाते हैं। विकारी के भी 4 उपभेद हैं और अविकारी के भी। विकारी के उपभेद कौन से हैं? जो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ते हैं, ये विकारी के उपभेद है। और अविकारी के जैसे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयादि बोधक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अब अगर शब्द शक्ति के आधार पर अगर हम देखें इसके भेद तो वो कितने हैं? 3 हैं। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षक और व्यंजक। अभिधा लक्षणा और व्यंजना के आधार पर, यानी अभिधात्मक, लक्षक और व्यंजक, इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये किसके भेद हुए यहाँ पर? ये शब्द के, शब्द को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है और वो जो वर्ग है वो अलग अलग विद्वानों ने उनके उपयोग के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनमें जो विकार उत्पन्न होते हैं उनके आधार पर अगर हम देखें तो अलग अलग वर्गों में इनको विभाजित किया जा सकता है। अब अगर पद की बात करें तो वाक्य में पद वैचारिक और व्याकरणिक व्यवस्था में रहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है वही पद का रूप धारण कर लेते हैं। वैचारिक व्यवस्था अथवा अर्थ का भी वो निर्वाह करते हैं तथा संबंध तत्व की सहायता से वाक्य में व्याकरणिक गठन की रक्षा करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि शब्द जो सार्थक शब्द हैं वो कैसे पद का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये संबंध तत्व या रूप तत्व भी कहलाते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि अर्थ तत्व तथा संबंध तत्व के संयोग से ही पद का निर्माण होता है। यानी जहाँ पर शब्दों में अर्थ हो और आपस में संबंध हो तब क्या होगा? पदों का निर्माण होगा और इसी से वो सार्थक निर्माण प्रक्रिया में भूमिका निभा पाएंगे। पद रचना की अगर व्याकरणिक कोटियों की बात करें तो जैसे लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल है, ये क्या है? पद रचना की व्याकरणिक कोटियाँ हैं। इनमें ज़्यादातर संबंध तत्व काम करता है पदों की रचना के लिए। रूप शाखा का तीसरा जो विभाजन है वो क्या है? संबंध तत्व अथवा रूप तत्व। यहाँ पर जो संबंध तत्व है सबसे पहले क्या है? शून्य संबंध तत्व। शून्य संबंध तत्व कहाँ होता है? जहाँ वाक्य में पद प्रत्यय रूप से विभक्ति या प्रत्यय से मुक्त हो, वहाँ पर शून्य संबंध तत्व होता है। यानी ये वाक्य में जब इसका हम पद के रूप में प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर ये मुक्त होता है। ये आप ध्यान में रखें। देखिए शून्य से तात्पर्य क्या है? ना होना। यद्यपि परोक्ष रूप से ये संबंध तत्व से अनुशासित रहता है। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे लड़का घर जाता है, वाक्य में लड़का बिना किसी प्रत्यय या विभक्ति के प्रयुक्त हुआ है और वह क्रिया जाता है का करता है, यानी जो काम क्रिया कर रही है उसको करने वाला कौन है? लड़का है। इस संबंध में वह पद है जबकि इसमें कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसे पदों में शून्य संबंध तत्व
माना जाता है। दूसरा आता है स्वतंत्र शब्दीय संबंध तत्व। इसमें अगर देखें तो कुछ स्वतंत्र संबंध तत्वों की भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए यद्यपि कार्य दुष्कर है तथापि असंभव नहीं, या यद्यपि और तथापि दोनों ही स्वतंत्र शब्द हैं और संबंध तत्व की भूमिका, क्योंकि ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। यद्यपि काम कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं, या तथापि असंभव भी नहीं। यहाँ पर यद्यपि और तथापि ये जो दो शब्द आ रहे हैं, यद्यपि और तथापि, ये दोनों ही आपस में अलग अलग हैं लेकिन फिर भी उस वाक्य में ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद आता है पदक्रमीय संबंध तत्व। प्राय सभी भाषाओं में पदक्रम निश्चित होता है, यानी एक क्रम के अनुसार ही पद की रचना की जाती है और इस प्रकार ये निर्धारित पदक्रम भी संबंध तत्व पर कार्य करता है। उदाहरण के लिए देखें, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में यदि उपमेय और उपमान का क्रम बदल दिया जाए, यानी चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो न केवल संबंध तत्व बदल जाएगा बल्कि उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान में दें कि हिंदी के समस्त पदों में शब्दों का स्थान भी संबंध तत्व का कार्य करता है, यानी अगर शब्दों में बदलाव कर देंगे तो संबंध तत्व बदल जाएगा और शब्द के क्रम परिवर्तन से उस समस्त पद का अर्थ भी बदल जाता है। उसके बाद आता है ध्वनि परिवर्तनीय संबंध तत्व। देखिए, ध्वनि परिवर्तनीय संबंध तत्व की अगर बात करें तो भाषा में संबंध तत्व के अनेक सूक्ष्म स्तर देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे संबंध बदल जाते हैं। इन स्तरों से संबंध में भी परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें हिंदी में जैसे नाना नानी, चाचा चाची, अंग्रेजी में अगर हम इसकी बात करें तो वहाँ पर भी संबंध तत्व कार्य करता है। और अगर हम इसमें देखें तो ध्वनि परिवर्तन से ही क्रिया के विविध रूप बन जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में सिंग, सैंग और संग, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या है, ध्वनि परिवर्तन से ही संबंध तत्व बदल जाता है। उसके बाद है आवृत्ति मूलक संबंध तत्व। देखिए, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें एक ही पद में एक या अधिक ध्वनियों की आवृत्ति भी संबंध तत्व को व्यक्त कर देती है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार उसको आना। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी में हम कहीं खटखटाना, फड़फड़ाना, ये क्रियाएं हैं जो दो ध्वनियों की आवृत्ति यहाँ पर मिल रही है और यही आवृत्ति संबंध तत्व स्थापित कर रही है। उसके बाद है द्विरुक्ति मूलक संबंध तत्व। यहाँ पर देखें, जब एक ही शब्द को विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए दो बार द्विरुक्ति यानी दो बार प्रयोग किया जाए तो इसे द्विरुक्ति कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों की द्विरुक्ति भी संबंध तत्व का कार्य करती है। जैसे कहें कहानी प्रत्येक घर की, इसके स्थान पर कहें कहानी घर घर की, तो यहाँ पर देखें तो संबंध अलग हो रहा है, यानी यहाँ इसमें क्या आ रहा है, द्विरुक्ति, घर घर। तो यहाँ पर इससे हमें पता चलता है कि कारक बन रहा है। यहाँ पर कौन सा कारक बन रहा है, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो द्विरुक्तियाँ होती है वहाँ मूलतः अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। उसके बाद है आगमतम संबंध तत्व। देखिए, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना होता है, कुछ संबंध तत्व होते हैं जो बाहर से आकर शब्दों और धातुओं के या तो आदि में या मध्य में या अंत में जुड़ जाते हैं और इनसे क्या होता है, संबंध में बदलाव आ जाता है। जैसे अगर पूर्व की बात करें, पूर्व सर्ग में जो शब्द या धातु के आदि में जैसे लगते हैं, जैसे जिसे हम उपसहार, संहार, प्रहार, यहाँ पर मेन क्या है, मुख्य बात क्या है, हार है, लेकिन इसके आगे हम अगर उप लगा देते हैं तो उपहार हो जाता है, स लगा देते हैं संहार हो जाता है, प्र लगा देते हैं तो प्रहार हो जाता है, यानी आगे आकर जो उसमें परिवर्तन कर देता है। मध्य की अगर बात करें तो मध्य सर्ग कौन से हैं, जो मध्य में जुड़ जाते हैं। जैसे लिखवाना, लिखना, उसमें वा जोड़ दो, लिखवाना। इसी प्रकार बिकना, बिकना, यहाँ क्या है, बिकवाना। तो ये जो वा यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये किस में कार्य कर रहा है, मध्य भाग में कार्य कर रहा है। उसके बाद अगर अंत सर्ग की बात करें, क्योंकि हम इसे तीन भागों में बांट रहे हैं, आदि, मध्य और अंत, तो जो शब्द या क्रिया के अंत में लगते हैं, जैसे लड़का से लड़के, लड़की से लड़कियां, ये क्या है, अंत में लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये शब्द या क्रिया के अंत में लगने से उसमें बदलाव कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें अर्थ तत्व और संबंध तत्व में क्या संबंध है, अर्थ तत्व और संबंध तत्व, ये आप ध्यान में दें। अर्थ तत्व
और संबंध तत्व, इन दोनों में क्या संबंध है? रूप प्रक्रिया की जो रूप शाखा है उसमें अर्थ तत्व और संबंध तत्व के संबंध का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः अगर हम देखें तो अर्थ तत्व और संबंध तत्व के पारस्परिक संयोजन की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। ये 4 अवस्थाएं क्या है? एक तो है पूर्ण संयोग, यानी जहाँ पर पूर्ण रूप से संयोग हो जाता है, तो पहली अवस्था मानी गई है पूर्ण संयोग की अवस्था। दूसरी क्या है? अपूर्ण संयोग। तीसरी क्या है? स्वतंत्र रूप, स्वतंत्र रूप। चौथा जो है वो है संबंध तत्व की अधिकता। तो ये जो 4 रूप हैं ये इसके निर्धारित किए गए हैं, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है जो ये 5वां पॉइंट आप मानकर चलें, जो छठा पॉइंट है वो आ जाता है पद विभाग। पद विभाग, इसमें अगर हम देखें पद विभाग में तो रूप प्रक्रिया की इस शाखा में वाक्य में प्रयुक्त पदों के कार्य तथा कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये रूप शाखा के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर संबंध तत्व के हमने जो पॉइंट किए, उसके बाद 5वां पॉइंट आ जाता है अर्थ तत्व और संबंध तत्व में संबंध, पद विभाग। ये छठा पॉइंट आप यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से रूप शाखा की उपशाखाएं यहाँ 5-6 हैं। रूप, शब्द, पद, संबंध तत्व अथवा रूप तत्व, 5वां अर्थ तत्व अथवा संबंध तत्व में संबंध, छठा है पद विभाग। ये 6 भागों में बांटकर आपको ये प्रश्न 6 पॉइंटों के साथ ये प्रश्न आपको पूर्ण करना है। तो आज हमने जाना कि रूप प्रक्रिया क्या है, परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझा। उसके बाद इसकी शाखाएं कौन सी है? सबसे मुख्य शाखा इसकी रूप शाखा है, जिसके हमने यहाँ 6 उपशाखाएं के बारे में, उपशाखाएं जो है उसके बारे में जाना है। जो पहली शाखा है वो रूप है, दूसरी शब्द है, तीसरा पद है, चौथा संबंध तत्व अथवा रूप तत्व है, 5वां अर्थ तत्व और संबंध तत्व है, और छठा क्या है? पद विभाग है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।